हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी CFT के बारे में, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने में, उसको बनाने में बहुत बहुत उपयोगी हैं। तो दोस्तों, पहला है वैलेंस बॉन्ड थियरी VBT, दूसरा क्रिस्टल फील्ड थियरी CFT, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, और तीसरा है लिगेंड्स थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। दोस्तों, वैलेंस बॉन्ड थियरी में हमने जाना है कि मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के लोन पेयर जब आपस में ओवरलैप करते हैं, तब जाके उनके बीच में बॉन्ड बनता है और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इस थियरी का कहना है कि कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, मतलब इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थियरी में होती है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन होता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसी से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर Fe2+ और Cn- दो अलग अलग अपोजिट चार्जेस हैं। इसमें निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव लिगेंड, जो लिगेंड निगेटिव होते हैं उन्हें पॉइंट चार्जेस भी कहा जाता है, जैसे Cn-, F-, Br-। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उन्हें पॉइंट डाइपोल और सिंपली डाइपोल भी कहते हैं। मतलब जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जैसे H2O NH3, इनको पॉइंट डाइपोल अथवा सिंपली डाइपोल कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें ओवरलैप नहीं होता है जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थियरी में होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जैसा कि देख रहे हैं आप, Fe पॉजिटिव है और Cn निगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और उसी से बॉन्ड बनेगा। और यहाँ दूसरे कंडीशन में अगर हम Fe पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं और H2O या NH3 न्यूट्रल लिगेंड को लेते हैं, तो इनमें कैसे अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ कोई नहीं है, तो मतलब इसमें अट्रैक्शन कैसे होगा। तो इसके लिए एक ही फंडा है कि H2O और NH3 के निगेटिव इंड से अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इनमें जो होते हैं एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ निगेटिव होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अमोनिया है और वाटर मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल में एक तरफ निगेटिव इंड है और दूसरी तरफ पॉजिटिव इंड है, और वाटर मॉलिक्यूल में एक तरफ निगेटिव इंड है और दूसरी तरफ पॉजिटिव इंड है। तो जब यह अट्रैक्शन करेंगे Fe के साथ, तो इसके निगेटिव इंड से करेंगे। अमोनिया के निगेटिव इंड N से और वाटर के निगेटिव इंड O से। तो दोस्तों, हम जब स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करनी होती है। तो स्प्लिटिंग में सबसे पहले d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, वो भी ऑक्टाहेड्रल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक, 2, 3, 4 और 5। पहले का नाम होता है DXY, दूसरे का DYZ, तीसरे का DX² - Y², और यहीं पे एक होता है DZX और एक होता है DZ²। तो दोस्तों, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो जहाँ लिख दें। तो इन सब का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये X है, ये Y है, तो यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, ये हो गया DXY का स्ट्रक्चर। अब दूसरे का हम बनाते हैं। अगर ये Y है, ये Z है, तो YZ के बीच में इसका लोब होगा। तीसरे का अगर ये Z है और ये X है, इधर हमने माना Z, इधर मान लिया X, तो कुछ ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर।
और अगर हम बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो इसका स्ट्रक्चर, अगर यह x है यह y है तो इसका एक्सिस पे होगा, इसका एक्सिस पे होगा dx और dy। और अगर हम बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की, तो अगर हमने माना कि z यहाँ है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा और यहाँ पे एक रिंग टाइप का होता है। तो दोस्तों डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन तीनों को एक कैटेगरी में रखा गया है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन तीनों को दूसरे कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। यहाँ देखिए आप, डी एक्स वाई, यहाँ ए है डी वाई जेड और यहाँ ए है डी जेड एक्स। तो ये तीनों एक्सिस के बिटवीन लाई करते हैं, इसलिए इन्हें नॉन एक्सियल भी कहते हैं, नॉन एक्सियल। और दूसरे कैटेगरी वाले जो हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस पे ही लाई करते हैं, इसीलिए इसको एक्सियल कहते हैं। तो इन दोनों को दो कैटेगरी में रखा गया है। पहला कैटेगरी है T2G। तो T2G में हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और दूसरा है EG, इसमें हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो दोस्तों इन दोनों को, इन पांचों को दो कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले इनमें जो स्प्लिटिंग होती है वो स्प्लिटिंग सबसे हाईएस्ट EG में होती है। EG में कैसे होती है चलिए देख लेते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ एक EG का है और एक T2G का, मान लेते हैं यहाँ पर एक है Z और यहाँ पर X। अगर हम ZX की बात करें तो A ऑर्बिटल बनेगा जो कि कुछ ऐसा होगा, Z और X के बीच में लाई करेगा। लेकिन अगर हम इसको देखें डी जेड स्क्वायर को, तो ये एक्सिस पे ही लाई करेगा। और हम जानते हैं कि लिगेंड जो अपना लोन पेयर लेके आता है वो एक्सिस पे ही आता है। तो अगर लिगेंड इस तरफ से आएगा और इसको अपने सबसे पास में यही मिलेगा, सबसे पास में यही लोब मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन इसी लोब के साथ होगा, ना कि इस पे या इस पे होगा, क्योंकि ये दोनों दूर होंगे। इस पे भी होगा लेकिन इसके मुकाबले इस पे कम होगा। तो यह सबसे ज़्यादा इसको रिपेल करेगा और जिसके कारण सबसे ज़्यादा एनर्जी डी जेड स्क्वायर की होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉन एक्सियल होते हैं, जो मतलब जो बिटवीन एक्सिस के होते हैं, उनमें रिपेल कम होता है की तुलना में जो एक्सियल होते हैं। एक्सियल क्योंकि ये एक्सियल जो होते हैं ये एक्सिस पे ही लाई करते हैं, एलॉन्ग एक्सिस। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें से हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो अगर स्प्लिटिंग होगी तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग जो होगी वो एक्सियल वाले के बीच में होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब लिगेंड एक तरफ से आएगा तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन इसी के साथ होगा, ना कि इसके। तो हम जैसा डीजेनरेट ऑर्बिटल हम बनाते हैं यहाँ पे, डीजेनरेट उसे कहते हैं जब पांचों की एनर्जी सेम होती है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर।
जब पांचों की एनर्जी सेम होती है तो जब लिगेंड यहाँ से आता है, तो जो एक्सिस पे लाई होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो बिटवीन एक्सिस होते हैं उनकी एनर्जी इसके तुलना में कम बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी बढ़ती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी बढ़ती है ईजी वाले के ग्रुप के। तो ईजी वाले यहाँ हम ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ईजी वालों की बढ़ जाती है और इनकी भी एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन ईजी की तुलना में कम बढ़ती है। ईजी है T2G है, ईजी है T2G है। लेकिन अगर ये मतलब सभी पर सेम रिपल्सन होता तो सभी बराबर में, सभी की एनर्जी बराबर में बढ़ती। लेकिन सेम रिपल्सन नहीं हो रहा है, कुछ पर रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, कुछ पर रिपल्सन कम हो रहा है, इसलिए इनकी एनर्जी कुछ घट रही है, कुछ बढ़ रही है। तो अगर हम ऐसा कल्पना करते हैं हाइपोथेटिकली कि सभी के बीच में रिपल्सन सेम हुआ होता तो सभी की एनर्जी सेम बढ़ती। मान लेते हैं हम कुछ यहाँ पर आ जाती, तो हम ऐसा मतलब कर नहीं रहे हैं, यहाँ सिर्फ हाइपोथेटिकली एक काल्पनिक कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आ जाती तो यहाँ से अगर हम इसकी तुलना करते तो इसकी एनर्जी बढ़ी हुई होती मिलती और इसकी कम मिलती। तो इनके बीच में हम एक बना देते हैं, जो AG है dx² - y² dz², dxy dyz dz। तो इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ इसकी एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ इसकी एनर्जी कम हो रही है, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम कहते हैं डेल O या डेल नॉट। डेल O इसलिए क्योंकि यह ऑक्टाहेड्रल के लिए है, इसलिए डेल O इसका मान हो, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, मतलब दोनों के एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 dq होता है। 10 dq होता है क्योंकि यह एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, तो हम इसीलिए इसको पॉजिटिव कल्पना करके इसको पॉजिटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव मानते हैं, इसलिए इसको हम +6 मान लेते हैं, 6 dq, और इसको -4 dq, या इसको +6 dq को ऐसे भी हम कह सकते हैं 0.6 नॉट, और इसको -4 को dq को 0.4 डेल 0। ये कैसे आता है? ये आता है अगर हम इसको मतलब इसको माना जाता है 3/5 डेल नॉट, और इसको माना जाता है 2/5 डेल नॉट। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा इसमें, और इसमें इतना आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, इसे डेल नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होती है वो कभी कभी इन इलेक्ट्रॉनों के रिपल्सन में जो एनर्जी होती है उससे कभी कभी कम होती है, कभी कभी ज़्यादा होती है। ये मायने रखता है लिगेंड के स्ट्रांग या वीक होने में। अगर लिगेंड स्ट्रांग है जैसा कि CO CN, अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा और इनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, मतलब ये जो दोनों जो गैप है ये ज़्यादा गैप हो जाएंगे इन दोनों के बीच में। और अगर लिगेंड वीक है तो इनकी स्प्लिटिंग कम होगी। जैसा हम देखते हैं, मान लीजिए अगर हम लेते हैं CO CN, या फिर वीक लेते हैं F- Cl-, तो अगर इनके बीच में स्प्लिटिंग होगी तो ए स्प्लिटिंग ऐसे होगी, ऐसे हम मान लेते हैं
1 2 3 4 5, इनके बीच में जो स्प्लिटिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। CO और CN के कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा होगी। और जब फ्लोरीन या क्लोरीन लेते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन बहुत कम होता है, इसलिए इनकी स्प्लिटिंग भी बहुत कम होती है।